जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। आपका जो टॉपिक है अपराध नियंत्रण, ये जो अपराध नियंत्रण टॉपिक है इतना व्यापक टॉपिक है जो कि आपकी प्रशासनिक सेवा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वे केंद्र की हो या राज्य की हो। इसलिए यूपीएसआई और यूपी पुलिस में बनने वाला टॉपिक मानसिक अभिरुचि के तहत एक सब टॉपिक है अपराध नियंत्रण, वो आपको अच्छे से समझना है। उसी को लेके मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। जो भी टॉपिक्स हैं मानसिक अभिरुचि में, सबको एक विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन आप उसकी गहराई को समझें, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न नहीं बनता है, इनडायरेक्टली केस स्टडी के रूप में प्रश्न बनता है कि अपराध नियंत्रण क्या है, इसमें पुलिस की भूमिका क्या है और भी प्रशासनिक भूमिका क्या है, समाज में किस तरीके की आपको गतिविधियां मिलती हैं और संवैधानिक प्रावधान क्या है, पुलिस इसमें क्या उद्देश्य पूर्वक अपने भूमिका निभाती है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि अपराध का संबंध मानव को असहज प्रवृत्तियों से है। अपराध क्या है? अपराध का संबंध मानव की असहज प्रवृत्तियों से है कि मानव को असहज प्रवृत्तियों यानी अनएक्सेप्टेड कंडीशन में आना, वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन आपको व्यापक तरीके से सोचना है कि अगर आप किसी भी तरीके से आप कहीं रोड पर निकल रहे हैं, आप अकेले निकल रहे हैं, अगर महिलाओं की बात करूं, आप अकेले रोड पर निकल रही हैं, आपको कहीं से भी कोई भी एहसास हो कि आपका कोई पीछा कर रहा है या फिर आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो वो भी किसी अपराध को इंडिकेट करता है। तो छोटी छोटी बातें ही आपको अपराध की श्रेणी में आ रही हैं, क्योंकि ऐसा किसी का पीछा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसी को आप व्यापक तरीके से सोच सकते हैं कि कितनी विपरीत कंडीशन आ सकती है। इसी तरीके से कि असहज प्रवृत्ति यानी अनकंफर्टेबल वाली स्थिति होना, प्रवृत्ति में आपको अपराध की श्रेणी आती है। अपराध आप बहुत ज़्यादा व्यापक तरीके से हो सकता है कि आप जितना सोच सकते हैं इसके बारे में, उससे अधिक से अधिक इस कंडीशन को आप असहज बना सकते हैं। वहीं भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, ठीक है। विविधता तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों वाले इस देश में आपराधिक गतिविधियों का निरंतर विस्तार एक तरीके से चिंता का कारण है कि जो भी हमारे समाज में गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, और भारत बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद ये संस्कृति प्रवृत्तियों का है, वहीं गतिविधियां निरंतर जितनी बढ़ रही हैं ना आपराधिक, वो एक चिंता का कारण बन चुका है। क्योंकि अपराध जो है आपके विकास में बाधा का सबसे बड़ा एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अपराध होगा ना तो आपका विकास संभव नहीं है, ना ही एक मनुष्य का, ना ही एक देश का। वहीं संचार तथा आवागमन की तीव्र रफ्तार ने अपराध की गतिविधि को नया रूप दिया है। कैसे? यानी आजकल संचार यानी टेक्नोलॉजी और आना जाना साधन, आप क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना ज़्यादा आपके लिए सुचारू हो चुका है कि आप फट से यहाँ झट से वहाँ पहुँच सकते हैं। और संचार तो टेक्नोलॉजी के मामले में एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रणाली, आप टेक्नोलॉजी समझिए कि आप कितनी फास्ट चल रही है, वो अपराध को एक नए रूप दे रही है। टेक्नोलॉजी का बढ़ना हमारे लिए एक प्रगति का भी सहायक है। वहीं कहीं ना कहीं आप देखें तो उसको अपनाकर लोग कई तरीके के अपराधों में संलिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं, उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। वहीं आगे समझते हैं कि दुनिया के एक कोने में आपराधिक घटना को अंजाम देकर अपराधी कुछ ही समय में दूसरे कोने में पहुंचने में समर्थ होता है। कैसे होता है? ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आवागमन का साधन इतना आसान हो गया है कि वो एक स्थान पर पहुंचकर दूसरे स्थान पर इतनी आसानी से पहुंच जाता है तो कि वो आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी आपको ये गतिविधियों में सहायक दिख रहा है कि अपराध इतनी जल्दी हो रहा है। वो किस लिए होता है? वो आवागमन के जरिए होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना आपका इजी हो चुका है। वहीं आधुनिक तकनीकों के विकास तथा विशिष्ट हथियारों तक अपराधियों की पहुंच ने वैश्विक स्तर पर अपराध नियंत्रण के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, ठीक है। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन उसी का जो लोग गलत यूज़ कर रहे हैं उन्होंने अपराध को एक तरीके से बढ़ावा दिया है, ठीक है। विशेष हथियार जो एक टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं तथा अपराधियों की पहुंच ने वैश्विक स्तर पर अपराध नियंत्रण के लिए चुनौती खड़ी कर दी है कि लोग जो कुछ समाज में ऐसे भी तत्व सम्मिलित हैं जो उन टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाकर अपराध की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वहीं आज विश्व नशीली दवाओं की तस्करी, विमानों के अपहरण, आतंकवादी गतिविधियों जैसे अपराधों से भी जूझ रहा है।
जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी असहज प्रवृत्ति। असहज प्रवृत्ति आप देखिए कितनी व्यापक उसकी विचारधारा की, आतंकवाद भी उसमें संलिप्त है, ठीक है, नशीली दवाओं की तस्करी भी आतंकवाद की श्रेणी में कहलाती है, और विमानों का अपहरण भी एक तरीके से आतंकवाद की श्रेणी में आता है, ठीक है। और ये तरीके से असहज प्रवृत्ति की अपराध में ही ये भूमिका निभाते हैं ये तत्व। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि अपराध के नए तरीकों तथा आपराधिक संजाल के विस्तार से मानवता के सामने आने वाले खतरों की रूपरेखा और समझ आपको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। यानी नए अपराध के नए तरीके आ रहे हैं अब तो, आपराधिक संजाल के विस्तार से मानवता के सामने आने वाले खतरों की रूपरेखा में देखा और समझा जा सकता है अच्छी तरीके से हमें, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि अगर हमारे लिए कुछ चीज़ फ़ायदेमंद है टेक्नोलॉजी, तो उससे कितना नुकसान हो सकता है ये भी हमें समझने का प्रयास करना है। अब ये विश्व के लिए अत्यधिक चिंता की बात है कि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए स्थापित संस्थाओं में वृद्धि के बावजूद अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जितने भी अपराध नियंत्रण की गतिविधियां हो रही हैं आपके समाज में, और ठीक है, उनके बावजूद भी और भी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां हों या फिर अपराध हों वो बढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी ज़्यादा सुविधा होने के बावजूद भी अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, अपराधों की निरंतरता वृद्धि हो रही है। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में आतंकवाद एक समस्या के रूप में सामने आया है। आतंकवाद का संबंध कई अन्य अपराधों से जुड़ा हुआ है। आतंकवाद, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, आतंकवाद एक व्यापक अवधारणा है अगर आप लें तो, कि गलत उद्देश्य से कोई भी क्रांति करना वो आतंकवाद की श्रेणी में आती है। क्या? गलत उद्देश्य से कोई भी गतिविधि करना वो आतंकवाद की श्रेणी से में आती है। अगर सही उद्देश्य से आप कर रहे हैं कोई भी गतिविधि, चाहे आप शोर शराबा ही क्यों ना कर रहे हो, तो वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आती है। आपका उद्देश्य बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। वही नकली दवाओं, नकली नोटों की तस्करी तथा नशीली दवाओं को भारत में बेचने के लिए कई आपराधिक गुटों ने वर्चस्व कायम किया है। आपराधिक गुटों ने ये सब गतिविधि कर रहे हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में है। वहीं हत्या, अपहरण, फिरौती की वारदातें भी इन संगठनों के द्वारा की जा रही हैं। जो भी संगठन बन रहे हैं, आतंकवादी संगठन है, उनके द्वारा ये चीज़ें करी जा रही हैं। अपराध सामाजिक प्रवृत्तियों को बुरी तरह प्रभावित करता है। अपराध जो है सामाजिक प्रवृत्तियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। कैसे करता है आप समझने का प्रयास कीजिए, मनन कीजिए कि अपराध जो है सामाजिक प्रवृत्तियों को बुरी तरीके से किस तरीके से प्रभावित करता है। क्योंकि अपराध कोई एक श्रेणी का नहीं होता, अपराध कई तरीके के होते हैं। अपराधों की कोई सीमा ही नहीं है किस तरीके का अपराध हो। वहीं विकास तथा उसके लिए बनी नीतियों में सबसे बड़ी बाधा अपराधों में हो रही वृद्धि है। यानी विकास तथा उसके लिए बनी नीतियाँ, सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है? अपराध। हमारे पास नीति बन चुकी है, विकास होने को तय है, लेकिन अपराध इस तरीके के हो रहे हैं ना, वो हमारी जो प्लान है, नीति है, बाधित हो रही है। वहीं अपराधों में वृद्धि के कारण जीवन, मानव अधिकार तथा मूल अधिकारों पर चोट पहुंचती है। जब अपराधों में वृद्धि होती है तो मनुष्य के जीवन में, मानव के अधिकार में, जो भी उसके मूल अधिकार हैं, ठीक है, और मूल अधिकारों पे उनकी चोट पहुंचती है। आज दुनिया का कोई भी देश अपराध की बर्बरता से अछूता नहीं, क्योंकि प्रत्येक देश में किसी न किसी मात्रा में कोई ना कोई अपराध हो रहा है। वहीं सार्वजनिक हित तथा सामुदायिक जीवन के सामने बढ़ते अपराध ने चुनौती खड़ी कर दी है। एक सार्वजनिक हित और सामुदायिक जीवन, ये दो तरीके के आपके भूमिका होती हैं समाज में, तो इनके सामने अपराध एक बड़ी चुनौती बन चुका है। उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बन चुका है सामाजिक हित में और सामुदायिक जीवन में अपराध को। वही देखते हैं कि अपराध का नियंत्रण देश की तरक्की तथा वैश्विक समरसत्ता के लिए अनिवार्य हो गया है। अपराध नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। वहीं अपराध पर नियंत्रण कानून बनाने या विधि व्यवस्था को कारागार बनाने मात्र से ही संभव नहीं है। अब आपके क्वेश्चन में दे सकते हैं कि इन उद्देश्यों से क्या अपराध नियंत्रण किया जा सकता है। आपके जो ऑप्शन आएंगे आपको गहनता से सोचना है कि इन उद्देश्यों से सच्ची में अपराध को रोका जा सकता है। जो एक खास रिलेवेंट आपका जो ऑप्शन हो, आपको उसको चूज करना हो। कि ज़्यादातर सिमिलर आते हैं, आपको ध्यान देना होगा, हल्का सा ही फर्क होगा आपको। इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि अपराध किस तरीके से अपनी भूमिका
में समाज में है और हमें कैसे हैंडल करना है और कहाँ तक उसकी पहुँच है। कहते हैं कि अपराध नियंत्रण कानून बनाने या विधि व्यवस्था को कारगर बनाने मात्र से ही संभव नहीं है। अब देखो ऑप्शन में ये भी आ सकता है, अगर यहाँ पर नहीं हो, ना को हटाऊं तो कहेंगे कि अपराध नियंत्रण कानून बनाने या विधि व्यवस्था को कारगर बनाने मात्र से संभव हो जाएगा। लेकिन हमें चूज करना है कि नहीं, सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उसको सही तरीके से समाज में अप्लाई करवाने से भी होगा। बनाने से कुछ, नीतियाँ बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक नीतियाँ बनती हैं, जब तक सही से अप्लाई ना हो, तब तक उसकी सारगर्भिता को समझा नहीं जाता अपराध की या नियंत्रण करने के लिए। वहीं इसके लिए अपराध की जड़ों तक जाना होगा। जान माल की क्षति तथा मानव अधिकार के संरक्षण के लिए अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण अनिवार्य है। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत अपराध व्यक्तिगत शत्रुता अथवा जरूरतों के से प्रभावित होकर किया जाता है। आपको समझने का प्रयास कीजिए, व्यक्तिगत अपराध कौन सा है। व्यक्तिगत अपराध जो है व्यक्तिगत शत्रुता अथवा जरूरतों से प्रभावित होकर किया जाता है, किंतु संगठित अपराध में कहीं ना कहीं सोची समझी प्रवृत्ति काम करती है। यहाँ पर दो प्रकार के अपराधों को बता रही हूँ मैं, व्यक्तिगत अपराध और संगठित अपराध। इनको समझने का प्रयास करना है आगे कि व्यक्तिगत अपराध क्या होता है, संगठित अपराध क्या होता है। कि संगठित अपराध क्या होता है, एक समय में कई जगह पर तबाही मचाने में समर्थ होता है। संगठित अपराध होता है एक समय में कई जगहों पर तबाही मचाने में समर्थ होता है। क्यों? क्योंकि ये जो संगठित अपराध है एक सोची समझी एक प्रवृत्ति होती है। सोची समझी प्लानिंग के साथ करेंगे तो ये संगठित अपराध आएगा। जैसे कि मैं कहूँ एक तरीके से जो मुंबई में बॉम्ब अटैक हुए थे, आप उसको देखिए, वो भी एक सोची समझी साजिश थी कि रेलवे स्टेशन पर किस किस समय पे कहाँ आपको बम स्पॉट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक संगठित अपराध के तहत आता है। वहीं समझते हैं कि व्यक्तिगत अपराध यदि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो संगठित अपराध सार्वजनिक हित को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत अपराध आपको समझने का प्रयास करना है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करता है, लेकिन संगठित अपराध पूरे समाज को प्रभावित करता है, बड़े स्तर पर, देश को भी कर सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकता है। इसलिए अपराध नियंत्रण से पूर्व अपराध की प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। अपराध की प्रवृत्ति को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझेंगे कैसे? इसके लिए पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की ओर ध्यान देना है कि जो पुलिस है वही इस पर काम कर सकती है। आम पब्लिक बिल्कुल एक तरीके से इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती, वे कार्य करने में इसमें असक्षम है। अब की पुलिस को, प्रशासन में सेवक को आपको अच्छे से उनको ट्रेन किया जाता है इन गतिविधियों को दूर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। वहीं व्यक्तिगत अपराध का नियंत्रण परंपरागत या सामुदायिक पुलिस व्यवस्था से किया जाता है या किया जा सकता है, किंतु संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस तंत्र में बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि प्लानिंग वो लोग ऐसी करते हैं ना, आपको उनकी प्लानिंग से 10 गुना आगे सोचना पड़ता है प्रशासन को कि ऐसी कंडीशन होने पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि संगठित अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस तंत्र को में और बदलाव की आवश्यकता है। वहीं भारत में अपराध नियंत्रण के लिए सुरक्षा तथा जांच एजेंसियों को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता को विकसित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। यानी टेक्नोलॉजी के मामले, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उनको अच्छी तरीके से और ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। हम जो अपराध नियंत्रण है उस पर और व्यापक चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक छोटी सी आपके लिए वीडियो है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।